चलो देखिए, फिर कल हम कहाँ थे? एविडेंस में थे। एविडेंस में सेक्शन 91 और 92 में उसका अपवाद दिया हुआ है। किसका? 59 कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में भी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता। तो इन्होंने कहा, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट्स? हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं कहा। तीन बातों में: कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, अनुदान ग्रांट, या एनी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी या संपत्ति का अन्य व्यय। केवल इन डॉक्यूमेंट्स के बारे 91 केवल तीन डॉक्यूमेंट्स पे लागू होता है। कौन कौन से? जिनमें संविदा है, कोई ग्रांट है, या कोई डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी यानी किसी संपत्ति का व्यय है। इन तीन बातों के बारे: संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्यय। देखो, दो चीजें हैं। जहां विधि द्वारा प्राधिकृत है कि लेखबद्ध होना चाहिए, वहां तो लिखा जाएगा, जैसे 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को लिखा जाए। और जहां विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, जैसे 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी को केवल परिधान द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर लिख लिया तो मना थोड़ी है भाई। लिख लिया तो मना भाई। संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य डिस्पोजल को क्या करती है ना? तो संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय की हम बात करते हैं। ठीक। अब इसको या तो विधि द्वारा यह है कि लिखा जाना चाहिए, या विधि द्वारा लिख गए लेकिन हमने लिख लिया। तो ऐसे संविधान, अनुदान या वैन, इसकी अंतर्वस्तु को हमें साबित करना होगा। तो या तो हम इसका प्राइमरी एविडेंस देंगे या सेकेंडरी एविडेंस देंगे। ये सामान्य नियम है। कहां पर? सेक्शन 91। फिर 91 में इसके तीन अपवाद होता है। 91 में इसके तीन अपवाद, दो अपवाद होता है शुरू। कि जहां कोई पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट की नियुक्ति साबित करनी है कि किसी व्यक्ति ने पब्लिक सर्वेंट के नाते कार्य किया है, तो जरूरी नहीं कि उसके अपॉइंटमेंट लेटर से साबित की जाए, अन्य साक्ष्य से भी साबित कर सकते। जैसे मान लीजिए आज मैं कोर्ट में एपीपी लगा हूं और मेरा अपॉइंटमेंट साबित करना है कि एसीजेएम 2 में एपीपी कौन है। कैसे साबित किया जा सकता है? कि मेरा उसमें जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है उसी से साबित होगा। भाई, या तो कोई भी वकील ओरल एविडेंस दे सकता है कि साहब हमने इन्हीं को देखा था, ये एसीजेएम 2 में क्या थे, अपॉइंट। तो ओरल एविडेंस से भी साबित की जा सकती है। या मेरा जो ऑफिस का रजिस्टर है जिसमें मेरे साइन होते हैं, उससे भी साबित की जा सकती है कि एसीजेएम 2 नंबर के आगे मेरे साइन। पब्लिक सर्वेंट के अपॉइंटमेंट। और कोई विल है, उस विल को प्रोबेट करवा लिया, तो विल, ओरिजिनल विल को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम उस विल को प्रोबेट से भी साबित कर सकते हैं। उस विल को हम प्रोबेट से भी साबित कर। अब इन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है और इसके अंतर्वस्तु को हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 92 में कहा गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स साबित कर दिया गया, डॉक्यूमेंट्स 91 में लिखा गया है और साबित हो गया है प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस से, तो उसके अंतर्वस्तु के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो इन्होंने 6 परिस्थितियां बताई है 92 के अंतर्गत, तब दिया जा सकता। पहला, आप ये कहो कि सब मेरे और रिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ये साबित हो गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दिया, हम दोनों के सिग्नेचर है, हो गया। अब मैं इस चीज को चैलेंज कर सकता हूं कि भाई सब बातें ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इलीगल, इसने मेरे साथ कपट किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, इंडो इन्फ्लुएंस यूज किया है, भूल से मेरे साइन करवा लिया।
तो अगर डॉक्यूमेंट्स तो सही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को इलीगल बनाने के लिए मैं साक्ष्य दे सकता। दूसरी चीज कि जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई बात छूट गई है, जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, उसके बदले में आप मेरे को माल, क्या आप क्या करोगे, माल दोगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में याद आया कि भाई मेरे को कब तो आपको पैसे देने हैं, आपको माल कब देना है। तो हमारा मौखिक करार हो गया कि मैं 1 जनवरी को आपको पैसे दूंगा और 20 जनवरी को आप मेरे को क्या करोगे, माल दोगे। तो जिस दस्तावेज, जिस बात के बारे में मौन है, उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक। तीसरी शर्त, इसको बोलते हैं हम पूर्ववर्ती शर्त, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्मेंस से पहले हम कोई शर्त इंपोज करते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि अगर आप आरजीएस बनोगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, ये शर्त नहीं लिखी हुई, तो आपने दावा किया कि साहब बाइक दिलाओ। मैं कहता हूं कि भाई पहले आरजीएस बनो, तो कहता है कि ये बाइक तभी दिलाई जाएगी जब आरजीएस। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पश्चातवर्ती शर्त, तो मैंने आपको बाइक दे दी। बाइक देने के बाद में ये कहा कि भाई अगर आप आरजीएस बन जाओ तो इस बाइक को रख ले। लेकिन आप बाइक आरजीएस नहीं बने। मैंने कहा बाइक तो वो करनी सर आपने दे दी थी, तो मैंने कहा शर्त क्या थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में पश्चातवर्ती शर्त की क्या नहीं दी जा सकता, साक्ष्य नहीं दी। जैसे इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मैंने आपके यहाँ पर एक होटल में किराया लिया 200 रुपये महीने, और ओरल ये था कि 200 रुपये में खाना भी। कितने दिन रह रहा हूं मैं, 1 महीना। तो इसको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है क्या। अब कार्ड को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि साहब, तो ये आप कह रहे हो कि साहब 200 रुपये केवल रहने के थे, तो मैंने कहा कि हमारे बीच में मौखिक करार हुआ था कि इन 200 रुपये में क्या है, खाना। लेकिन अगर मैंने वो साल भर के लिए लिया है तो 1 साल का तो लिखित तो रजिस्टर्ड होगा, और उसमें अगर खाने की शर्त नहीं है, तो बाद में हमारी बात हुई है कोई नहीं खाना भी खा लेना। पश्चातवर्ती शर्त का साक्ष्य, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में पश्चातवर्ती शर्त का साक्ष्य, पहला जो दस्तावेज को क्या करता है, अवैध बनाता है। दूसरा है दस्तावेज में। तीसरा पूर्ववर्ती शर्त। चौथा पश्चात। पांचवा है, पांचवा कि जहां वो भाषा को स्पष्ट करता है, जैसे जयपुर वाले बोलते हैं क्या, छह, हर बात में छह, कहाँ गए छह, ऐसे छह छह जोड़े तो कहां पर। तो उस छह को एक्सप्लेन करने के लिए कि छह का मतलब है, इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है। कई बार क्या होती है, व्यापारिक रूढ़ी और प्रथाएं भी होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी साक्ष्य दिया जाता है। व्यापार हमेशा लिखित में नहीं होता, इशारों में भी होता नहीं। वो आप यहाँ पर एक नेहरू बाजार है, यहाँ पर जयपुर, नेहरू बाजार में आप जाओ, आप कुछ भी मांग लो कि मेरे को ये चाहिए, मेरी दुकान में नहीं, तो ये कहेगा कि अरे कोई नहीं, अपनी दुकान है, उस दुकान से ले लो चाहे, तो या तो फिर वो अपने आदमी को भेज देगा, और वो अपनी भाषा में ऐसे बात करेंगे कि जैसे
और या फिर आपको एक कागज में लिख करके दे देंगे कि ये जाओ उस दुकान में दिखा देना, वहां से आप ले लेना, अपनी दुकान है वो दे देंगे। है तो वो वहां पर लिख लेता है कि मैंने इतने मार लिए, अब तू तेरे हिसाब से मार लेना, लेकिन मेरा पैसा मेरे को पहुंचा दे। तो दुकान पता चल जाए तो उस कागज को फाड़ के फिर जाना, नहीं तो दो जनों के पैसे देने पड़ेंगे। और वही कहेगा कोई नहीं, अपनी दुकान है, बस आप ये कागज दिखाओगे तो जाते हुए निकाल करके आपको दे देगा। और उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि भाई मैंने मेरे मार लिए, देख लेना, इतने तो मेरे लेने हैं, तू तेरे हिसाब से देख लेना। नहीं, लेकिन आप खुद ही दे रहे हो उसको इस बात का, तो भाई साहब 300 उसके जोड़ लेना, और आपको खुद को पता नहीं। तो इन चीज को एक्सपेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि भाई हमारे एक रिलेटिव थे, तो यहाँ पर उन्होंने कोचिंग डाली। जब मैं उनसे मिलने गया कई दिनों बाद, तो उन्होंने मेरे से बोला, तो उनके पास दो व्यक्ति ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो वो बोला कि अच्छा चले हो, अरे बैठो चाय आ रही है। वो कहा नहीं यार, चाय आधा घंटा हो गया, चाय नहीं आई है। फिर वो उठ करके चले गए, मैं बैठ गया। उसने वापस अपने पियोन को बुलाया, कार्ड पे लिखा 2 चाय और पर्ची दी। 5 मिनट बाद चाय आ गई। मैंने कहा यार हमारा सही है कि मैं क्या 2 मिनट में चाय आ गई, मैं कहा उसके लिए तो आधे घंटे से चाय नहीं। तो उसने बताया वो क्या यार, हम सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो हर किसी को तो चाय पिला नहीं सकते, लेकिन चाय ऑफर करना तो जरूरी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब चाय के कार्ड पे लिखते हैं तो चाय के आगे टिक लगा देता है, इसका मतलब चाय लेकर के आनी है। और अगर चाय लिख करके भेजे, इसका मतलब फाड़ के फेंक देना है, चाय नहीं लेकर के आनी है। तो ये व्यापारिक पड़ता है, इनको साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तो 6 बातों के बारे में क्या किया जा सकता है, भाषा को, रूढ़ी प्रथाओं के बारे में, इनके बारे में 6 बातों के बारे में क्या किया जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। ये सेक्शन 90। 99 और कहता है कि देखो मैंने और आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक, और एग्रीमेंट में कोई अंतर वस्तु लिखा है, तो न तो उसके बारे में मौखिक साक्ष्य आप दे सकते न मैं दे सकता। जैसे मान लीजिए, सपोज करो मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, नहीं, मेरी क्या है, आइसक्रीम की फैक्ट्री, और आपने कहा कि भाई मैं इसको रिटेल में बेचूंगा, यानी आप क्या बन गए, रिटेलर बन गए। अंकित ने कहा कि भाई मैं अपना एक पार्लर खोलूंगा, तो मैं आइसक्रीम किसको भेजूंगा, आपको, और आप किसको भेजोगे, अंकित। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं आपको 5 जनवरी को आइसक्रीम भेजू, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं 5 जनवरी को आइसक्रीम नहीं भेज रहा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और जिस दिन आपके यहाँ माल आ जाएगा 5 जनवरी को, उस दिन आप पेमेंट कर दो। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। बाद में हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा या तो मैंने कहा मान लीजिए कि भाई 5 जनवरी को माल पहुंच नहीं सकता, तो वो कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सकरात के बाद भेज देना, 20 जनवरी को भेज देना, तो हमारे को तो 26 जनवरी को बाड़कों को खिलाना है। या फिर आपने कहा कि सर 5 तारीख को पैसों की व्यवस्था नहीं होगी, तो आप 2 दिन रुक के माल भेजना, 8 तारीख को भेज देना, ठीक। अब वैसे तो 5 तारीख को माल भेजेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके बाद माल मैं भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, तो इस बात का न तो मौखिक साक्ष्य मैं दे सकता हूँ, न ये दे सकते। लेकिन सपोज करो वहां पर अंकित भी मौजूद था, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड पर्सन नहीं, क्योंकि इसके पास माल आएगा तभी तो मेरे पास माल आएगा। तो इन्होंने भी अंकित से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, कोई बात नहीं, माल हमारे पास 5 तारीख को आएगा, हम तुम्हारे को 8 तारीख को देते।
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप बैठे हुए थे, मेरी बात हुई, तो मैंने कहा यार 20 तारीख तक ही दे पाऊंगा। तो फिर आपसे कहा कि यार ये तो 20 तारीख को आएगा। तो कहा कोई नहीं, 21 तारीख को भेज देना, अपने को भी 26 जनवरी पर बेचना है, इतने हमारे पड़ा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार हैं, वो तो दस्तावेजी उस दस्तावेज के बारे में, अंतर्वस्तु के बारे में कोई नहीं दे सकता, भाई हम दोनों के बीच में। लेकिन अगर कोई अन्य पर्सन वहां मौजूद था और उस मामले में क्या है, इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो इस बात का साक्ष्य दे सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो 5 तारीख का ही था, लेकिन बाद में इनके बीच में मौखिक करार हो गया था, और माल कब दिया जाएगा, 20 तारीख को दिया। लेकिन कौन दे सकता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इस बात का दे सकता है, बाद के पक्षकार नहीं दे सकते। बाद के पक्षकार का मतलब 5 तारीख को नहीं आया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 99 को पढ़ो। आगे बात समझ। तो कितने अपवाद हो गए 92 में, 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, और 2 कौन से, 91 के। तो टोटल कितने अपवाद हैं, 9 अपवाद। समझ। फिर वो कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एम्बिग्यूज है या संदिग्धता है तो कैसे साबित की जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें एम्बिग्यूज है या कोई भी क्या है, कमी है, तो कैसे साबित की जाएगी। वो कहता है दस्तावेज में 2 प्रकार की कमियां होती है, एक डायरेक्ट एम्बिग्यूज और एक इनडायरेक्ट एम्बिग्यूज। डायरेक्ट है तो नहीं दिया जाएगा, इनडायरेक्ट है तो दिया जा सकता है। तो 91 में कह रहा है कि जहां भाषा स्पष्ट नहीं है, तो दस्तावेज में कोई संदिग्धता है, तो उसको दूर करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। नहीं, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स के बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया, दिया जा सकता। मैं ये कहता हूं कि मैं मेरा एक घोड़ा 1000 रुपये और 1500 रुपये में बेचने का करार करता हूँ, तो संदिग्धता प्रत्यक्ष है कि नहीं, 1000 देना है 1500 देना है, तो इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। और जहां भाषा स्पष्ट है और वर्तमान तत्व से सही सही लागू हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते साहब इसका मतलब ये है। नहीं, जैसे मान लो किसी का लिख रखा है कि श्याम नगर जयपुर में स्थित मकान, नहीं, और आपका मकान श्याम नगर में है और जयपुर में है, ठीक। अब आप कहते हैं कि साहब श्याम नगर ये नहीं है हमारा, तो निवारू रोड वाले श्याम नगर का मतलब था, वहां हम लेंगे और फिर आपको देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष, यानी 95 से लेकर, कि जहां दस्तावेज की भाषा स्पष्ट और तथ्यों के लागू नहीं हो रही है, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है एक्सप्लेन करके। नहीं, दूसरा, कि जहां दस्तावेज की भाषा स्पष्ट है लेकिन वर्तमान तथ्यों से ठीक ठीक लागू नहीं हो रही, तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, किसका, घोड़े का।
भाई मेरे पास दो घोड़े हैं, सफेद घोड़े, मैं 1,000 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा घोड़ा मैं बेच रहा हूँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हैदराबाद जाना है, तो आपने कहा ठीक है, तो अब इस बात का दिया जा सकता है हैदराबाद भारत का है या हैदराबाद पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान में है तो फिर तारासिंह की जगह तरह जाना पड़ेगा, और यहाँ का है तो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट कि जहाँ भाषा ठीक है लेकिन दो तथ्य, दो संवर्ग है, उनमें सेट नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि मेरा एक के पोजीशन में जयपुर में स्थित मकान मैं आपको बेचता हूं। अब मेरा जयपुर में मकान है लेकिन वो बी के पोजीशन में, और ए के पोजीशन में जो मकान है वो दिल्ली में। अब यहाँ इस बात का एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि मैं ए के पोजीशन वाला मकान बेच रहा हूँ या जयपुर वाला मकान बेच रहा हूँ। 97। अभी बात समझ, तो उनके बारे में बताया गया है कि अगर दस्तावेजों के बारे में कमन्य साक्ष्य देते हैं, दस्तावेज में कोई अम्बिग्यूज हो, तो उसे किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। 91 से लेकर के 99। फिर बात आती है सेक्शन 101 में, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि दस्तावेजों को कैसे साबित करेंगे, कौन साबित करेगा। तो सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है चार्ज फ्रेम कराना। क्या होता है? चार्ज फ्रेम कराना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ में जब चार्ज फ्रेम करा रहे हो आप, तो चार्ज फ्रेम का मतलब होता है कि आप कोर्ट से चाहते हैं कि कोर्ट उन तथ्यों पर डिसीजन दे जो, जिस पर आपका मामला निर्भर करता है। तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व। सेक्शन 101 इसको बर्डन। दूसरा 102 में दे रखा है ऑनर्स ऑफ प्रूफ, सिद्धि का बात, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। अब जैसे मान लो चार्ज लग गया, और चार्ज लगने के बाद कोई एविडेंस नहीं आई, तो कौन फेल होगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस दे दी, और अगर डिफेंस में कोई एविडेंस नहीं आती तो कौन फेल होगा? तो यानी जो पक्षकार अगर दोनों तरफ से साक्ष्य नहीं देने पर अगर असफल हो रहा है, सिद्धि का भार उस पर होगा। इसको बोलते हैं, जो ट्रायल में हम एविडेंस पेश कर रहे हैं वो सेक्शन 102 में पेश है। 103 में बता रखा है कि कोई बात है जो विशेष है, ट्रायल का पार्ट नहीं, अलग है। जो सेक्शन 11 में दे रखी थी ना 5 बातें, विशेष तथ्य, वो सेक्शन 103 में साबित किया जाता है। कहाँ साबित किया जाता है? कोई कहता है कि साहब ट्रायल क्या चल रही है, कि हीरोइन को जितेंद्र ने मारा। कोई आदमी ये कहता है कि साहब जितेंद्र ने नहीं, प्राण ने मारा है। विशेष तथ्य हो गया कि नहीं उस मामले में? बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो जो कोर्ट से चाहता है वो साबित कर। कोर्ट में मामला चल रहा है और आप ये कह रहे हो कि साहब इसने इसका मर्डर किया, और आप ये कहते हो साहब वो मर्डर खुद मर गया, वो खुद कूद गया। साहब आप साबित कर। तो जो 100 सेक्शन 11 वाले होते हैं वो कहाँ साबित किए जाते हैं? अब कई बार क्या होता है कि एक तथ्य को साबित करने से पहले दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लो आप डाइंग डिक्लेरेशन साबित कर रहे हो, तो पहले क्या साबित करोगे? पर डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगित, तो मृत्यु से पहले उसने मरने के कारण के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में जिसमें मृत्यु हुई है, कोई कथन किया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु नहीं हुई है तो 157 में वो संपोषक साक्ष्य के रूप में यूज होगा, और मर गया है तो डाइंग डिक्लेरेशन। तो मरना जरूरी है कि नहीं है? तो डाइंग डिक्लेरेशन साबित करने से पहले क्या साबित करना पड़ेगा? उसकी मृत्यु। इसी प्रकार आप कोई सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 65 के कंटेंट साबित करने पड़ेंगे। साहब खो गया है, मिल नहीं सकता, तभी आप सेकेंडरी दे सकते हो, अदरवाइज सेकेंडरी दे सकते हो क्या? तो जहां एक तथ्य दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है, तो वहां पहले तथ्य को पहले साबित किया जाएगा, तभी वो दूसरा तथ्य
साक्ष्य में ग्राह्य होगी। और 105 में सामान्य नियम बताया गया है कि अक्यूज अगर ये चाहता है कि मेरा मामला अपवाद में आता है, तो जनरल अपवाद भी हो सकता है, सेक्शन का अपवाद भी हो सकता है, दंड का अपवाद भी हो सकता है, तो उसे ये साबित करना होगा कि उसका मामला उसमें आता है। तो सेक्शन 101 से लेकर 105 एविडेंस एक्ट में एविडेंस में साक्ष्य कैसे पेश किया जाएगा इसके जनरल रूल्स दे रखे कि जो कोर्ट में जाएगा उसी को साबित करना पड़ेगा। लेकिन 106 से लेकर 114 ए में इसके अपवाद दिए हैं। 106 में दे रखा है कि नॉलेज, और 107 से लेकर 114 ए में दे रखा है परजम्पशन। बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे शिफ्ट हो जाता है कि जहां अक्यूज ये कहता है कि भाई किसी चीज का उसे नॉलेज था और वो तथ्य नॉलेज पे डिपेंड करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, अक्यूज पर है, न कि परिवादी। जैसे मान लीजिए टिकट नहीं मिला अक्यूज के पास, तो वो कहता है मैंने टिकट लिया था, तो साबित करने का भार किस पर है? इसी प्रकार सेक्शन 107 में परजम्पशन दी है। परजम्पशन 107 में जीवन की, एक आदमी जी रहा और 30 साल तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो कोई कहता है कि साहब वो जिंदा है, तो वो साबित करो कि वो जिंदा है। वो कोई कहता है कि मर गया है, तो वो साबित करो कि वो मर गया। 107 के बाद 108 को देखोगे ना, तो 108 प्रोविजो से स्टार्ट होता है। 107 का परंतु है, लेकिन इस 30 वर्ष तक हम किसी की सबूत थोड़ी कर सकते। जैसे मान लो किसी की शादी हो रही और 7 साल से आदमी गायब है, तो पहले तो क्या होता था, 10-15 साल में शादी हो जाती थी, 7 साल गायब भी हो जाए तो भी लाइफ बचती थी। अब 7 साल गायब हो जाए तो फिर क्या बचा? 30 साल की परजेशन पे तो हम इंतजार ही नहीं कर सकते। मान लो आज 30, पहले 15 साल की उम्र में होता, और 30 साल इंतजार कर ले तो भी 45 में कुछ गुंजाइश रहती थी। अब तो 30-32 में तो शादी होती है, और 30 साल इंतजार कर ले तो फिर बचा है क्या? इसीलिए जैसे प्रॉपर्टी का मामला है, 30 साल तक प्रॉपर्टी रुक थोड़ी सकती है, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि 107 का अपवाद दिया 108 कि अगर इस 30 वर्ष में यह साबित कर दिया जाता है कि भाई वो 7 साल से गायब था, क्या था, और उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, तो उसकी सिविल डेथ घोषित कर दी जाती, डायरेक्ट नहीं होती, सिविल डेथ घोषित करवानी पड़ती है। और सिविल डेथ घोषित कराने की में अगर कोई ये कहता है कि वो जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है कि तू साबित करके कहा जिंदा है, ला पकड़ के उसको। नहीं, फिर सेक्शन 107 और 108 जीवन और मृत्यु के उदाहरण। जीवन 30 दिन का, 30 साल का, और मृत्यु फिर उसके बाद में 109। 109 में क्या है भाई? है बिल्कुल 109 के अंतर्गत किसकी बात दे रही है कि भाई कुछ रिलेशन, जैसे मान लीजिए भागीदार है, मालिक और अभिकर्ता है, किराएदार और मालिक है, तो इनके रिलेशन के बारे में प्रजम्पशन की जाएगी। जब तक सार्वजनिक डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक ये माना जाएगा कि उनके बीच में रिलेशन है। और कोई कहता है कि रिलेशन नहीं है, सेक्शन 110 पोजीशन की बात करें। जैसे मान लो मैं आपके घर पे हूं, आपने कहा कि सर हमारे घर पे हो, बॉम्बे में घूमना, तो मैं आपके घर पे जाऊंगा, वहां रुका मैं ये कहूंगा कि मकान आपका है कि किराए का है? मैं आपके मकान को देख करके यही कहूंगा कि भाई मकान अच्छा बना रखा है आपने, अच्छा डेकोरेट कर रखा है, आपका मकान अच्छा है। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि किराए पे ले रखा है तो पहले बता दो फिर मैं बढ़ाई करूं। जिसके पोजीशन में जो चीज है यही माना चाहिए। आगे बात सुन, यानी पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ किसका? टाइटल। यानी आपके पास कोई चीज है,
अब जैसे मान लो अनवर ने घड़ी पहन रखी, अब मैंने ये पूछा इससे, मेरे को तो यही पता है कि अनवर की, अब ये थोड़ी है कि कहीं मांग करके लाया है। ये पूछूंगा कि यार अनवर ये बता घड़ी अच्छी है, तेरी है या मांग के लाया है? तो पोजीशन में जिसके जो चीज है उसकी अवधारणा की जाएगी कि ये चीज। सेक्शन 111 में सद्भाव के बारे में बताया गया। किसके बारे में? सद्भाव। सद्भाव के बारे में कि जहां इंडो इन्फ्लुएंस यूज किया गया है और जहां देखते ही लगता है कि समझौता ठीक नहीं था, तो जो व्यक्ति इंडो इन्फ्लुएंस को यूज किया है उसको साबित करना पड़ेगा कि मामला सद्भावना का है। सेक्शन 111 बड़ा गंभीर है, जो घर वाले मना करते हैं कि भाई जहाँ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, लोग पर शांति विक्षुब्ध हो रही हो, मत जाओगे तो जो व्यक्ति वहां उपस्थित है चार्ज उसी पे लगेगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं युद्ध करने में शामिल। 112 में बच्चे की धर्मजता के बारे में धारणा दे रखी है कि अगर दो बातें साबित होती है कि बच्चा विवाह के दौरान या पत्नी के अविवाहित रहते हुए, पत्नी दो तरह से अविवाहित होती है, कब? या तो डिवोर्स हो जाए या पति मर जाए, है ना। अविवाहित रहने के दौरान 280 दिन में कोई बच्चा पैदा होता है, ये पहली शर्त। और जब बच्चे का गर्भाधान हुआ था तब उनकी दोनों की पारस्परिक पहुंच थी। अगर ये दो शर्तें पारित कर दी जाती है तो इस बात की अवधारणा करेंगे कि वो बच्चा उसकी धर्म संतान। फिर इसमें डीएनए रिपोर्ट वगैरह कोई भी साक्ष्य में ग्राह्य, केवल अपना भ्रम खत्म कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। सेक्शन 113 में, सेक्शन 113 में ये कहा कि भाई भारत जब आजाद हुआ तो तीन स्टेट थे। एक भारत 1935 का, पाकिस्तान, और तीसरा देसी रियासत। देसी रियासतें भी 250 से ऊपर। फिर इनको कहा कि भाई शामिल हो शामिल हो, तो उनको शामिल करवाया। तो भारत में क्या है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाया, एक बार कोई घुस गया तो वो भारत का है, फिर उसे वापस जाने की परमिशन। तो एक बार कोई भी स्टेट भारत का अभ्यर्पण हो गया तो इस बात की प्रजम्पशन की जाएगी कि वो विधिक प्रजम्पशन था। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं अब छोड़ करके जा रहा हूं। ठीक है। 114 में किसके बारे में प्रजम्पशन दे रखी है? कुछ बातों के बारे में, जैसे प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय आचरण है। मानवीय आचरण क्या है? कि अगर 500 का नोट रोड पे पड़ा मिल रहा है तो मानवीय आचरण क्या है, प्रजम्पशन क्या की जाएगी? कि 99 लोग तो उठा के जेब में डाल के जाएगी। हो सकता है एक अपवाद हो। नहीं, कोई नदी बह रही है मान लो आपके गांव में और आप बाहर चले गए विदेश। विदेश का मतलब नेपाल भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि नेपाल से आप एक साल बाद में आ रहे हो। तो नहीं है, तो आपको यही होगा, गांव में नदी बह रही होगी लेकिन पता चला बादल फट गया और गांव ही नहीं है ना, गांव में तालाब हो गया। तो मानवीय आचरण, प्राकृतिक घटना, कारोबार का अनुक्रम, इन सब के बारे में उदाहरण 114 में देखिए। और कोई इसका खंडन करता है तो वो साबित करो। सेक्शन 114 ए में किसके बारे में? सॉरी, 113 ए में सबसे पहले है ना, आत्महत्या के दुष्परिणाम की प्रजम्पशन। लेकिन ये मैं पर चूक, कोर्ट करे भी नहीं भी करे, कोर्ट करे भी कि अगर किसी महिला ने शादी के बाद आत्महत्या कर ली है और उसके पति नातेदार ने क्रूरता की है तो ये अवधारणा की जा सकती है कि पति और नातेदार ने उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रभाव।
113 बी में दहेज मृत्यु के बारे में, वही चीज की किसी की दाह द्वारा या असामान्य परिस्थितियों में, है ना, या अन्यथा कोई मृत्यु हो जाती है और ये साबित किया जाता है कि 7 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये साबित किया जाता है कि उससे दहेज की मांग की गई थी, तो ये प्रजम्पशन की जाएगी कि उनके पति और पति के नातेदारों ने क्या किया है, दहेज मुक्त कर। 114 ए में रेप के मामलों में प्रजम्पशन दिया कि जहां रेप के मामलों में कंसेंट का क्वेश्चन और महिला ये कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, वहां कंसेंट साबित करने का बाद बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर। तो सेक्शन 101 से लेकर 105 में सामान्य नियम दिए, यहां जो व्यक्ति साक्ष्य पेश करता है उसी को साबित करना होगा, और 106 से 114 ए में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है कि एक बार साक्ष्य पेश हो गया, कोई व्यक्ति उसका खंडन कर रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बाकी